उस रात जून अपने घर लौट रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। अचानक 3 आदमी उसका रास्ता रोक लेते हैं। शुरुआत में जून कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन अगले ही पल वे उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। जून बचने की पूरी कोशिश करती है, वो मदद के लिए पुकारना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज पहले ही साफ नहीं निकलती थी। इसके बावजूद वो हार नहीं मानती, मगर उस सुनसान जगह पर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उस रात उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया। जब उसने विरोध किया तो उन लोगों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट भी की। कुछ ही देर में उसकी ताकत जवाब देने लगी। इसके बाद वे लोग उसका बैग टटोलने लगते हैं। उन्हें पैसे नहीं मिले, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ ऐसा मिल गया जो जून के लिए और भी बड़ी मुसीबत बनने वाला था। कुछ देर बाद वे लोग वहाँ से चले जाते हैं और जून दर्द, डर और सदमे में वहीं पड़ी रह जाती है। लेकिन असली डर अब भी बाकी था। किसी तरह जब जून अपने घर पहुंचती है तो उसके कदम दरवाजे पर ही रुक जाते हैं, क्योंकि घर के अंदर कोई उसका इंतजार कर रहा था। वो आदमी आराम से बैठा उसे देख रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसे देखते ही जून के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब साफ था कि वो खतरा उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच चुका था। लेकिन आखिर ये लोग जून के पीछे क्यों पड़े थे? उस रात वास्तव में क्या हुआ था और अब जून इस खौफनाक मुसीबत से कैसे बचेगी? यही हम आगे इस मूवी में जानेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी सीन से होती है। हम एक महिला को पुलिस स्टेशन में बैठे हुए देखते हैं। कुछ पुलिस अधिकारी उससे लगातार पूछताछ कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी बेहद गंभीर मामले से जुड़ी हुई है, लेकिन उसकी बातचीत से कुछ भी साफ समझ नहीं आता। सवाल तो बहुत हैं, मगर जवाब अभी भी एक रहस्य बने हुए हैं। और यहीं से कहानी हमें कई साल पीछे ले जाती है। अब हम एक शूटिंग रेंज में पहुंचते हैं, जहां एक लड़की अकेली खड़ी निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने टारगेट पर था। एक के बाद एक वो गोली चलाती है और हैरानी की बात ये थी कि उसका एक भी निशाना नहीं चूकता। यही हमें पता चलता है कि वो निशानेबाजी में कितनी माहिर है। उस लड़की का नाम जून था। जून सिर्फ मेहनती ही नहीं, बल्कि अपने खेल में बेहद प्रतिभाशाली भी थी। अगली सुबह हम उसे रनिंग करते हुए देखते हैं। वो रोज की तरह अपनी प्रैक्टिस में लगी हुई थी। इसी दौरान उसकी नजर अपनी स्कूल फ्रेंड रिम पर पड़ती है। रिम अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी थी। जून खुशी खुशी उसके पास जाती है और उसे अपना गोल्ड मेडल दिखाती है। लेकिन तभी जून की नजर रिम के चेहरे पर पड़ती है। उसकी आंख के पास चोट का निशान साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर जून तुरंत समझ जाती है कि कुछ न कुछ जरूर हुआ है। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि पिछली रात रिम के पिता ने शराब के नशे में उसे फिर से मारा था। हालांकि रिम इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। वो हमेशा की तरह सब कुछ छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन जून उसके हालात से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो पहले भी कई बार रिम से कह चुकी थी, जब भी तुम्हारे पिता नशे में हो तो सीधे मेरे घर आ जाया करो। जून सच में उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन रिम कभी उसकी बात नहीं मानती थी। वो हर बार चुपचाप सब कुछ सह लेती थी। कुछ देर बाद जून उसे एक और बात बताती है। वो कहती है कि आज उसके पिता उसे बाहर डिनर पर ले जाने वाले हैं। आखिर आज उसके लिए खास दिन था। उसे निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जो मिला था। जून चाहती थी कि रिम भी उनके साथ चले, इसीलिए वो उसे भी साथ चलने का निमंत्रण देती है। लेकिन रिम मुस्कुराकर मना कर देती है, क्योंकि आज शाम के लिए उसके पहले से ही कुछ प्लान थे। वो अपने बॉयफ्रेंड चंगबे के साथ बाहर जाने वाली थी, इसलिए वो जून के साथ नहीं जा सकती थी। उस वक्त सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में इन दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। रिम जिन लोगों के साथ उठती बैठती थी, उनका असर उस पर साफ दिखाई देता था। उसके ग्रुप के ज्यादातर लड़के दिन भर नशा करने और इधर उधर घूमने में लगे रहते थे। यही वजह थी कि जून अक्सर रिम को उनसे दूर रहने की सलाह देती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी दोस्त गलत लोगों की संगत में पड़कर अपनी जिंदगी खराब कर ले। कुछ देर बातचीत करने के बाद जून मुस्कुराते हुए उससे कहती है, ठीक है, कल स्कूल में मिलते हैं। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी के सामान्य दिनों में से आखिरी दिन होने वाला है। उसी शाम जून अपने माता पिता के साथ डिनर पर जाने के लिए कार में बैठती है। आज का दिन उसके लिए बेहद खास था। आखिर उसने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जो जीता था। लेकिन रास्ते में अचानक एक ऐसा हादसा होता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देता है। उनकी कार का बीच सड़क पर भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और यहीं से जून की जिंदगी एक नए और मुश्किल दौर में प्रवेश कर जाती है। कुछ समय बाद हम जून को एक ऑफिस में बैठे देखते हैं। वो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आई थी। अपने साथ वो कुछ डिजाइन भी लाई थी, जिन्हें वो वहाँ मौजूद लोगों को दिखाती है। यहीं हमें पता चलता है कि उस हादसे का असर उसके ऊपर कितना गहरा पड़ा था। एक्सीडेंट के बाद अब वो पहले की तरह साफ साफ बोल नहीं पाती थी। उसके शब्द टूटे हुए निकलते थे और उसकी बात समझने के लिए सामने वाले को ध्यान से सुनना पड़ता था। ऑफिस में मौजूद लोगों को उसका काम काफी पसंद आता है। वो उसके डिजाइनों की तारीफ भी करते हैं, लेकिन फिलहाल वे सिर्फ इतना कहते हैं कि उसका रिज्यूम HR विभाग को भेज दिया जाएगा और जल्द ही उसे जवाब दे दिया जाएगा। इसके बाद कहानी हमें एक फैब्रिक फैक्ट्री में ले जाती है, जहाँ जून और रिम साथ काम करती हैं। दोनों अब अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां खुद संभालने की कोशिश कर रही थीं। इसी दौरान वहाँ उनका
बॉस रिम के पास आता है। वो उसे कहता है, काम खत्म होने के बाद मेरे ऑफिस में आकर मिलना। ये सुनते ही रिम की नजर तुरंत जून की तरफ चली जाती है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि बॉस उसे क्यों बुला रहा है। काम खत्म होने के बाद जब रिम उसके ऑफिस में पहुंचती है तो उसका शक सही साबित होता है। बॉस उसके साथ अनुचित व्यवहार करने की कोशिश करता है। साथ ही वो उसे लालच देते हुए कहता है कि कंपनी में 2 परमानेंट पोजीशन खाली हैं। अगर वो चाहे तो उसका नाम आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके बदले उसे उसकी बात माननी होगी। रिम तुरंत समझ जाती है कि उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। उधर हम देखते हैं कि जून और रिम एक ही बिल्डिंग में रहती हैं। हालांकि दोनों के अपार्टमेंट अलग अलग तरफ थे। रिम अपने बॉयफ्रेंड चेंगबे के साथ रहती थी, लेकिन उनकी जिंदगी बाहर से जितनी सामान्य दिखती थी, अंदर से उतनी ही परेशानियों से भरी हुई थी। उस रात जून अपने कमरे में थी, तभी उसे रिम के अपार्टमेंट की तरफ से जोर जोर की आवाजें सुनाई देती हैं। पहले तो वो ध्यान नहीं देती, लेकिन कुछ ही देर में उसे समझ आ जाता है कि वहाँ फिर से झगड़ा हो रहा है। धीरे धीरे आवाजें और तेज होने लगती हैं, और यहीं हमें पता चलता है कि चेंगबे अक्सर रिम के साथ मारपीट करता था। ये कोई पहली बार नहीं था। रिम लंबे समय से इस हिंसा को सह रही थी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो चुपचाप सब कुछ झेल रही थी। जब जून ने बीच में आकर रिम को बचाने की कोशिश की तो चेंगबे का गुस्सा उसके ऊपर भी निकल पड़ता है। वो जून के साथ भी बदतमीजी करने लगता है। हालांकि एक्सीडेंट के बाद जून पहले जैसी नहीं रही थी। उस हादसे ने उसे अंदर तक बदल दिया था। वो पहले की तरह खुलकर हंसती नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे उस दुर्घटना ने उसकी जिंदगी से बहुत कुछ छीन लिया हो। उधर उसी शहर में रात के समय हम एक सुनसान जगह पर बैठे एक आदमी को देखते हैं। वो अकेला बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। यहीं हमारी मुलाकात पार्क नाम के एक पुलिस ऑफिसर से होती है, लेकिन पार्क कोई ईमानदार अधिकारी नहीं था। असल में वो एक भ्रष्ट पुलिस वाला था। उसके संबंध शहर के कई गैर कानूनी धंधों और माफिया गिरोहों से थे। वो अपराधियों के लिए काम करता था और बदले में अपना हिस्सा लेता था। यानी कानून का रखवाला होने के बावजूद वो खुद कानून तोड़ने वालों के साथ मिला हुआ था। अगले दिन हम जून को फिर से फैक्ट्री में काम करते हुए देखते हैं। वो हमेशा की तरह चुपचाप अपने काम में लगी हुई थी। तभी वहाँ की टीम लीडर सभी कर्मचारियों को इकट्ठा करती है और घोषणा करती है कि आज रात काम खत्म होने के बाद पूरी टीम साथ में डिनर पर जाएगी। हालांकि उसका व्यवहार बाकी कर्मचारियों के प्रति काफी रूखा था। वो किसी से ढंग से बात नहीं करती थी। कुछ देर बाद लंच ब्रेक होता है। उसी दौरान जून की नजर रिम पर पड़ती है। रिम आज पहले से भी ज्यादा उदास दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि वो किसी गहरी परेशानी में है। ये देखकर जून उसके पास बैठ जाती है और उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है, क्योंकि जून रिम की पूरी जिंदगी को करीब से जानती थी। पहले उसके पिता उसे परेशान करते रहे, फिर उसका बॉयफ्रेंड चेंगबे उसके साथ हिंसा करता रहा, और अब फैक्ट्री का बॉस भी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। तब जून उसे दिलासा देते हुए कहती है, क्यों ना हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। जून को लगता था कि शायद नई जगह पर जाकर वो दोनों नई शुरुआत कर सकती हैं, लेकिन रिम सिर्फ हल्की सी मुस्कुराती है। फिर मायूसी भरी आवाज में कहती है, जब किस्मत ही खराब हो तो जगह बदलने से क्या फर्क पड़ेगा। उसकी बात सुनकर जून भी कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी रिम ये बात मजाक में नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का सच मानकर कह रही थी। उधर कहानी हमें एक अस्पताल की तरफ ले जाती है। यहाँ हम एक महिला पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम किम है। वो एक युवा लड़की की देखभाल करती हुई नजर आती है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि उस लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। किम उसका काफी ध्यान रखती है, लेकिन फिल्म इस समय ये साफ नहीं करती कि आखिर इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है। उधर दूसरी तरफ एक रात हम ऑफिसर पार्क को बेहद गुस्से में पुलिस स्टेशन की तरफ भागते हुए आते देखते हैं। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है वो अपने जूनियर अधिकारियों पर बरस पड़ता है। उसके गुस्से की वजह थी ऑफिसर किम। असल में किम ने बिना उससे पूछे एक गैम्बलिंग हाउस पर रेड कर दी थी। यही बात पार्क को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो सबके सामने किम को बुरा भला कहने लगता है। उसका गुस्सा देखकर साफ समझ आ जाता है कि मामला सिर्फ ड्यूटी का नहीं है। उसे वहाँ से नियमित रूप से पैसा मिलता था और अब रेड पड़ने की वजह से उसका नुकसान हो गया था। उधर उसी रात फैक्ट्री में टीम डिनर का आयोजन किया जाता है। सभी कर्मचारी एक साथ बैठे हुए थे, लेकिन रिम के लिए ये शाम बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। फैक्ट्री का मैनेजर लगातार उसे शराब पिलाने की कोशिश कर रहा था। उसकी नीयत शुरू से ही खराब थी। वो चाहता था कि रिम नशे में आ जाए ताकि वो उसका फायदा उठा सके, क्योंकि अब तक रिम ने प्रमोशन के बदले उसकी शर्त नहीं मानी थी, यानी उसने अभी तक उसे कोई जवाब नहीं दिया था। इसी दौरान वहाँ मौजूद टीम लीडर महिला भी रिम पर दबाव डालने लगती है। वो कहती है, अगर प्रमोशन चाहिए तो कुछ चीजों के लिए समझौता करना पड़ता है, इसे एक कॉम्प्रोमाइज समझो। ये सुनकर रिम और ज्यादा असहज हो जाती है। उधर मैनेजर बार बार किसी न किसी बहाने उसके करीब आने की कोशिश करता रहता है। उसका व्यवहार देखकर जून का गुस्सा बढ़ने लगता है। आखिरकार वो रिम को वहाँ से बाहर बुला लेती है।
दोनों डिनर हॉल से निकलकर अलग खड़ी हो जाती है। तब जून उसे एक अच्छी खबर देती है। वो बताती है कि जिस कंपनी में उसने इंटरव्यू दिया था वहाँ से जल्द ही उसके सिलेक्शन की उम्मीद है। फिर वो रिम से कहती है, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं तुम्हारे लिए भी वहाँ कोई काम ढूंढने की कोशिश करूंगी, तुम ये नौकरी छोड़ दो। जून नहीं चाहती थी कि उसकी दोस्त रोज रोज इस अपमान और दबाव का सामना करे, लेकिन रिम की सोच कुछ और थी। वो इस मौके को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसके हिसाब से ऐसी नौकरी और ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला था। फिर वो जून की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें तो डिजाइन का काम मिल जाएगा, लेकिन मेरा क्या होगा? उसकी आवाज में मजबूरी साफ झलक रही थी। रिम को लग रहा था कि उसके पास चुनने के लिए कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा है, और शायद इसी वजह से वो उस समझौते के लिए खुद को तैयार करने लगी थी जिसे वो दिल से कभी स्वीकार नहीं करना चाहती थी। इधर टीम लीडर महिला लगातार रिम पर दबाव बना रही थी। वो गुस्से में उससे कहती है, आज रात बॉस के साथ चली जाओ, जो वो कहे वही करो, अगर आगे बढ़ना है तो यही रास्ता है। उसकी बातों में साफ धमकी छिपी हुई थी, लेकिन रिम अभी भी फैसला नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बना देती है। असल में वो थोड़ा और समय चाहती थी। शायद वो अभी भी उम्मीद कर रही थी कि उसे कोई दूसरा रास्ता मिल जाए। उस रात हम रिम को अकेले सड़क पर चलते हुए देखते हैं। उसके दिमाग में कई बातें एक साथ चल रही थीं। तभी एक बाइक उसके पास से गुजरती है और उसे देखते ही अचानक उसका ध्यान अतीत की तरफ चला जाता है। यहीं हमें उस हादसे की सच्चाई पता चलती है जिसने जून की पूरी जिंदगी बदल दी थी। दरअसल जिस दिन जून का एक्सीडेंट हुआ था, उस हादसे के पीछे एक बाइक थी और उस बाइक पर कोई और नहीं बल्कि रिम और उसका बॉयफ्रेंड चेंगबे बैठे हुए थे। लेकिन हादसा होने के बाद दोनों वहां रुकने के बजाय भाग गए थे। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। यही वजह थी कि उस घटना का बोझ आज तक रिम के दिल पर था। उसे हमेशा लगता था कि जून की मौजूदा हालत के लिए कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार है। लेकिन सबसे दुखद बात ये थी कि जून को इस सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो आज भी रिम को अपनी सबसे करीबी दोस्त मानती थी। उधर जून अपनी जिंदगी को फिर से संभालने की कोशिश कर रही थी। उसे अब भी उम्मीद थी कि जिस कंपनी में उसने इंटरव्यू दिया है वहां से जल्द ही उसे नौकरी मिल जाएगी। इसी उम्मीद में वो लगभग हर रोज उन्हें मैसेज करती रहती थी, लेकिन सामने से कभी कोई जवाब नहीं आता। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ एक और भयानक हादसा होने वाला है। उस रात जब जून अपने घर लौट रही थी, तभी अचानक 3 आदमी उसके सामने आ जाते हैं। शुरुआत में उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वो लोग कौन हैं, लेकिन अगले ही पल वे उसे जबरदस्ती पकड़ लेते हैं। जून खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है। वो मदद के लिए पुकारना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज पहले ही साफ नहीं निकलती थी। इसके बावजूद वो संघर्ष करती रहती है, लेकिन उन लोगों पर उसकी बेबसी का कोई असर नहीं पड़ता। वे उसे जबरदस्ती एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। जून लगातार बचने की कोशिश करती है, मगर वहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे उन लोगों को भी पता चल जाता है कि जून ठीक से बोल नहीं सकती, लेकिन इससे उनके इरादों में कोई बदलाव नहीं आता। इसके बाद वे उसके साथ बेहद गलत और अमानवीय व्यवहार करते हैं और जून एक बार फिर ऐसी त्रासदी का शिकार बन जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यहीं से उसकी जिंदगी एक और अंधेरे मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। जब जून ने उनका विरोध करने की कोशिश की तो उन लोगों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट भी की। उसमें लड़ने की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। इसके बाद वे लोग उसका बैग टटोलने लगे। शायद उन्हें उम्मीद थी कि उसके पास पैसे या कोई कीमती सामान होगा, लेकिन बैग में ऐसा कुछ नहीं मिला। तभी उनमें से एक की नजर उसकी आईडी पर पड़ती है। वो आईडी निकालकर अपने पास रख लेता है। उस पर जून का नाम और घर का पता साफ लिखा हुआ था, यानी अब उन लोगों के पास उसकी पूरी जानकारी पहुंच चुकी थी। इसके बाद तीनों वहां से चले जाते हैं और जून उसी हालत में काफी देर तक वहां पड़ी रहती है। वो दर्द, डर और सदमे से पूरी तरह टूट चुकी थी। उधर उसी रात ऑफिसर किम अपनी गाड़ी से कहीं जा रही होती है। तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी जून पर पड़ती है। एक पल के लिए किम को कुछ अजीब सा महसूस होता है। जून का चेहरा डरा हुआ था और उसकी हालत भी सामान्य नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ हो, लेकिन किम ज्यादा ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ जून हिम्मत जुटाकर पास के पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उसे उम्मीद थी कि शायद वहां उसे न्याय मिल सके, लेकिन दुर्भाग्य से वहां उसकी मुलाकात उसी भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर पार्क से होती है। जून अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहती थी, लेकिन पार्क उसकी मदद करने के बजाय उससे अजीब अजीब सवाल पूछने लगता है। उसका रवैया ऐसा था मानो वो सच जानने की कोशिश नहीं बल्कि जून को ही कटघरे में खड़ा कर रहा हो। वो बार बार उसकी बातों पर शक करता है, यहाँ तक कि उसके कपड़ों और पहनावे पर भी सवाल उठाने लगता है। जून को समझ नहीं आ रहा था कि वो मदद मांगने आई है या खुद अपने आप को निर्दोष साबित करने। सबसे हैरानी की बात ये थी कि पार्क उसकी शिकायत दर्ज करने में भी दिलचस्पी नहीं दिखाता। इतना ही नहीं, वो उसका मेडिकल टेस्ट करवाना भी जरूरी नहीं समझता, जबकि जून अपने साथ एक अहम सबूत लेकर आई थी। उसके हाथ में एक व्यक्ति के बाल थे जो घटना के दौरान उसके हाथ लग गए थे। डीएनए जांच से सच्चाई आसानी से सामने आ सकती थी, लेकिन पार्क को सच्चाई से कोई मतलब नहीं था। वो उन लोगों में से था जो बिना फायदे के कोई काम नहीं करते। कुछ देर बाद जून को समझ आ जाता है कि यहाँ
उसे कोई मदद मिलने वाली नहीं है। आखिरकार वो वहाँ से जाने का फैसला कर लेती है, लेकिन जाने से पहले वो एक कागज पर अपना नाम और घर का पता लिखकर छोड़ देती है। इसके बाद हम उसे अकेले सड़क पर चलते हुए देखते हैं। उस रात का डर अब भी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आसपास मौजूद हर इंसान उसे ही घूर रहा हो। कोई उसके पास से गुजरता तो वो घबरा कर रुक जाती। उसका भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। किसी तरह वो अपने घर तक पहुंचती है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि घर के अंदर उन तीनों में से एक आदमी पहले से मौजूद था। वो चुपचाप बैठा उसका इंतजार कर रहा था और उसे देखते ही जून के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब साफ था कि उसका डर अब भी खत्म नहीं हुआ था। वो वही आदमी था जिसने उस रात जून की आईडी चुराई थी। यानी अब उसे जून का नाम, पता और बाकी सारी जानकारी पता थी। जैसे ही जून की नजर उस पर पड़ती है, उसके शरीर में डर की एक लहर दौड़ जाती है। उधर वो आदमी आराम से बैठा उसकी तरफ देख रहा था। फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल जाती है। वो मुस्कान किसी भी धमकी से ज्यादा डरावनी लग रही थी, क्योंकि जून समझ चुकी थी कि उसका यहाँ होना किसी अच्छे इरादे से नहीं है। उधर दूसरी तरफ ऑफिसर किम पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहाँ उसे पता चलता है कि कुछ देर पहले एक लड़की शिकायत दर्ज करवाने आई थी, लेकिन ऑफिसर पार्क ने उसकी रिपोर्ट लेने से ही मना कर दिया। ये सुनते ही किम का गुस्सा भड़क उठता है। वो तुरंत पार्क के पास पहुंचती है और उसे सवाल करने लगती है। किम को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी गंभीर शिकायत को यूं ही नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन पार्क पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसका सीनियर अधिकारी था और अपनी ताकत का पूरा फायदा उठाता था। धीरे धीरे दोनों के बीच बहस बढ़ने लगती है। पार्क अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहता है, ऐसी लड़कियां अक्सर झूठी शिकायतें लेकर आ जाती हैं। उसकी बात सुनकर किम और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि मामला और बिगड़ता, उनके सीनियर अधिकारी बीच में आकर दोनों को शांत करवा देते हैं। उधर जून के घर में हालात लगातार खतरनाक होते जा रहे थे। वो आदमी फिर से उसके करीब आने की कोशिश करता है। उसकी नीयत साफ तौर पर गलत थी। जून बुरी तरह डरी हुई थी, लेकिन इस बार वो पूरी तरह टूटने वाली नहीं थी। उसी समय बगल वाले अपार्टमेंट में बैठा चेंगबे कुछ आवाजें सुनता है। उसे जून की घबराहट और संघर्ष की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि वो पहले से ही जून को पसंद नहीं करता था। उसे किसी की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इधर जून समझ चुकी थी कि अगर उसने खुद को नहीं बचाया तो शायद कोई और उसकी मदद करने नहीं आएगा। तभी उसकी नजर पास रखी एक कांच की सजावटी वस्तु पर पड़ती है। अगले ही पल वो पूरी ताकत से उसे उठाकर उस आदमी पर वार कर देती है। हमला इतना अचानक होता है कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिलता। कुछ ही सेकंड में हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है और वो आदमी वहीं ढेर हो जाता है। ये सब होने के बाद जून वहीं बैठकर रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी में ये सब क्यों हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे एक मुसीबत खत्म होने से पहले दूसरी उसका इंतजार कर रही हो। उसकी जिंदगी की ये काली रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। ये आवाज सुनते ही जून फिर से घबरा जाती है। उसे डर लगता है कि कहीं बाहर कोई और तो नहीं खड़ा, लेकिन जब बाहर से आवाज आती है तो पता चलता है कि दरवाजे पर ऑफिसर किम है। किम उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है। वो उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन जून अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका भरोसा लोगों और सिस्टम दोनों से उठ चुका था, इसलिए वो अंदर से ही जवाब देती है, मुझे अब किसी की मदद नहीं चाहिए। किम लगातार जून को समझाने की कोशिश करती है। वो चाहती थी कि जून उसका मेडिकल करवाए, ताकि उसके साथ जो हुआ है उसका सबूत दर्ज हो सके, लेकिन जून अब किसी भी हालत में कहीं जाने को तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि उसका भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। कुछ देर तक किम उसे मनाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब उसे लगा कि जून अब भी उसकी बात नहीं मानेगी तो वो वहाँ से चली जाती है। हालांकि जाते जाते भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। उसे महसूस हो रहा था कि जून सिर्फ डरी हुई नहीं है, बल्कि उसके अंदर कुछ और भी चल रहा है। शायद पुलिस स्टेशन में हुए व्यवहार के बाद उसे अब पुलिस पर भी भरोसा नहीं रहा था। उधर किम सीधे अस्पताल पहुंचती है। वहाँ वही रहस्यमयी लड़की मौजूद थी जिसकी देखभाल वो काफी समय से कर रही थी। किम उसके पास बैठती है और थकान की वजह से अपना सिर उसके बिस्तर के पास रखकर सो जाती है। लेकिन फिल्म अब भी ये नहीं बताती कि आखिर ये लड़की कौन है और किम उससे इतना जुड़ाव क्यों महसूस करती है। अगली सुबह जून फैक्ट्री पहुंचती है। वो हमेशा की तरह चुपचाप अपना काम कर रही होती है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। ये उसी कंपनी का मैसेज था जहां उसने इंटरव्यू दिया था। मैसेज पढ़ते ही उसे पता चलता है कि उसका डिजाइनिंग जॉब के लिए सिलेक्शन हो गया है। ये वही खबर थी जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रही थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके चेहरे पर जरा सी भी खुशी दिखाई नहीं देती। कुछ दिन पहले यही खबर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होती, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। पिछले कुछ दिनों में उसके साथ इतना कुछ हो चुका था कि ये खुशी भी उसके दर्द के आगे
फीकी पड़ गई। इसी दौरान किम फैक्ट्री पहुंचती है। वो एक बार फिर जून से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जून की बोलने की परेशानी की वजह से उसे उसकी बात समझने में दिक्कत होती है। इसलिए किम उसे कागज पर लिखकर जवाब देने के लिए कहती है। तब जून लिखती है, मुझे अब पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसकी लिखावट में भी उसका गुस्सा और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। किम उसे समझाने की कोशिश करती है। वो बताती है कि हर पुलिस वाला पार्क जैसा नहीं होता, लेकिन जून उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। तब किम एक अलग तरीका अपनाती है। वो जून से कहती है, चलो मेरे साथ लंच पर चलते हैं। शायद वो पहले उसका भरोसा जीतना चाहती थी। कुछ सोचने के बाद जून उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लंच के दौरान पहली बार दोनों खुलकर बात करती हैं। इसी बातचीत में किम अचानक कहती है, तुम दोनों एक जैसी हो। ये सुनकर जून हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि किम किसकी बात कर रही है। जब वो पूछती है तो किम हल्का सा मुस्कुराकर जवाब देती है, उस कहानी के बारे में फिर कभी बताऊंगी, और बात वहीं खत्म कर देती है। उधर दूसरी तरफ जून की जिंदगी एक और अंधेरे राज को छुपा रही थी। हम देखते हैं कि उसने घर में पड़े उस आदमी की लाश के टुकड़े कर दिए थे और उन्हें फ्रिज में छिपाकर रख दिया था, ताकि किसी को उसके बारे में पता न चल सके। जून जानती थी कि अगर ये सच बाहर आ गया तो उसकी जिंदगी और बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। जून घबराकर दरवाजे की तरफ देखती है। बाहर रिम खड़ी थी। रिम उस रात की अपनी बातों के लिए माफी मांगती है। उसे महसूस हो रहा था कि शायद उसने गुस्से में जरूरत से ज्यादा कह दिया था। फिर वो जून से कहती है, क्या मैं आज रात तुम्हारे कमरे में रुक सकती हूँ? उसकी आवाज में डर साफ महसूस हो रहा था। वो बताती है कि चेंगबे फिर नशे में है और उसे डर है कि आज भी वो उसके साथ मारपीट करेगा, लेकिन इस बार जून उसे अंदर आने से मना कर देती है। ये सुनकर रिम भी हैरान रह जाती है। असल में जून उसे अपने घर के अंदर नहीं आने देना चाहती थी, क्योंकि अगर रिम अंदर आ जाती तो वो उस खौफनाक राज के बारे में जान सकती थी, जिसे जून हर कीमत पर छुपाए रखना चाहती थी। रिम को जून का व्यवहार बिल्कुल समझ नहीं आता। वो बार बार उससे पूछने लगती है कि आखिर वो उसे अपने कमरे में क्यों नहीं आने देना चाहती। पहले तो जून चुप रहती है, लेकिन जब रिम लगातार जिद करने लगती है तो तनाव बढ़ने लगता है, और फिर गुस्से और घबराहट में जून के हाथ से एक ऐसी गलती हो जाती है जिसकी उसने खुद भी उम्मीद नहीं की थी। वो रिम को थप्पड़ मार देती है। फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उधर दरवाजा बंद होते ही जून की बेचैनी और बढ़ जाती है। उसे एहसास था कि अब वो इस राज को ज्यादा दिन तक नहीं छुपा सकती। इसलिए वो फैसला करती है कि उसे धीरे धीरे सारे सबूत खत्म करने होंगे। उसी रात वो शरीर के कुछ हिस्सों को एक छोटे हैंडबैग में रखती है और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए घर से निकल पड़ती है। लेकिन रास्ते में ही उसे एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ता है। सामने से रिम और चेंगबे आते दिखाई देते हैं। जैसे ही चेंगबे उसे देखता है, वो उसका रास्ता रोक लेता है। फिर धमकी भरे लहजे में कहता है, तुम्हें यहाँ से जाना है तो चली जाओ, लेकिन रिम को अपने साथ ले जाने की कोशिश मत करना। उसकी बातों से साफ था कि वो रिम पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता था। जून बिना बहस किए वहाँ से आगे बढ़ जाती है। उधर दूसरी तरफ ऑफिसर पार्क भी जून के घर की तरफ जा रहा था। उसके इरादे मदद करने के नहीं थे। असल में पार्क भारी कर्ज में डूबा हुआ था। हालात इतने खराब थे कि उसने अपनी पत्नी से छिपाकर घर तक गिरवी रख दिया था। अब वो किसी भी तरह पैसा जुटाना चाहता था और उसे लग रहा था कि जून उसके लिए आसान शिकार बन सकती है। जब वो जून के घर पहुंचता है तो दरवाजा बंद मिलता है। वहीं उसकी मुलाकात चेंगबे से हो जाती है। बातों बातों में चेंगबे उससे कहता है, कहीं तुम वही आदमी तो नहीं जो कल रात जून के कमरे में था? ये सुनते ही पार्क भड़क उठता है। वो चेंगबे को धक्का देता है और गुस्से में उससे उलझ पड़ता है। लेकिन इसी बातचीत से उसके दिमाग में एक नया शक पैदा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद जून ने उससे झूठ बोला था, क्योंकि अगर उसके घर में कोई और आदमी मौजूद था तो फिर पूरी कहानी कुछ और भी हो सकती है। अब पार्क के दिमाग में मदद नहीं बल्कि पैसे ऐंठने का ख्याल आने लगता है। उसे लगता है कि वो जून को डरा धमकाकर उससे अच्छी रकम वसूल सकता है। इसी दौरान उसकी नजर सड़क पर जाती है। वहाँ जून अकेले चलते हुए दिखाई देती है। पार्क तुरंत उसके पास पहुँच जाता है और उसका रास्ता रोक लेता है। फिर धमकी देते हुए कहता है, झूठी शिकायत दर्ज करवाने पर जेल भी हो सकती है, लेकिन अगर तुम मुझे पैसे दे दो तो मैं ये मामला यहीं खत्म कर सकता हूँ। जून उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पार्क उसका हाथ पकड़ लेता है। इस छीना झपट्टी में जून का बैग नीचे गिर जाता है। बैग गिरते ही पार्क को कुछ अजीब सा महसूस होता है और जैसे ही उसकी नजर अंदर जाती है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बैग के अंदर इंसानी शरीर के कटे हुए हिस्से पड़े थे। कुछ पल के लिए पार्क भी सन्न रह जाता है। उधर जून समझ जाती है कि अब उसका राज खुल चुका है और अगले ही पल वो वहाँ से भागने लगती है। पार्क तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है। अब मामला पूरी तरह बदल चुका था। वो उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन जून किसी भी कीमत पर पकड़ी नहीं जाना चाहती थी। भागते भागते दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। तभी जून को पास पड़ा एक पत्थर दिखाई देता है। अपने बचाव में वो पत्थर उठाकर पार्क के सिर पर मार देती है। वार लगते ही पार्क का गुस्सा भड़क उठता है और फिर वो जून पर टूट पड़ता है। अब हालात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। इसी दौरान अचानक तेज बारिश
बारिश शुरू हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा, बारिश और अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। संघर्ष के बीच जून की नजर जमीन पर पड़ी पार्क की गन पर जाती है। वो तुरंत उसे उठा लेती है और कांपते हाथों से पार्क की तरफ तान देती है, फिर उसे पास आने से मना करती है। लेकिन पार्क उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। उसे लगता है कि जून सिर्फ डराने की कोशिश कर रही है। आखिर उसके सामने एक ऐसी लड़की खड़ी थी जो ठीक से बोल भी नहीं पाती थी। पार्क को यकीन था कि वो गोली नहीं चला पाएगी, लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहा था, क्योंकि वो ये भूल चुका था कि जून कोई आम लड़की नहीं थी। वो एक बेहतरीन निशानेबाज थी, जिसका निशाना शायद ही कभी चूकता था। अगले ही पल जून ट्रिगर दबा देती है। गोली सीधा अपने निशाने पर लगती है और कुछ ही सेकंड में पार्क की मौत हो जाती है। बारिश अब भी लगातार हो रही थी, लेकिन जून की जिंदगी में एक और अंधेरा जुड़ चुका था। पार्क के गिरते ही वो पूरी तरह टूट जाती है। कुछ पलों के लिए उसके मन में ख्याल आता है कि अब उसे भी अपनी जिंदगी खत्म कर देनी चाहिए, लेकिन जब वो ऐसा करने की कोशिश करती है तो खुद को रोक लेती है। शायद उसके अंदर अभी भी कहीं न कहीं जीने की इच्छा बाकी थी, या शायद वो इतनी थक चुकी थी कि कोई फैसला ही नहीं कर पा रही थी। एक बात जरूर साफ थी, उसकी हर रात पहले से ज्यादा अंधेरी होती जा रही थी। उधर ऑफिसर पार्क की मौत की खबर पूरे पुलिस विभाग में फैल जाती है। कुछ समय के लिए वहाँ हलचल मच जाती है, लेकिन पार्क की खराब छवि की वजह से मामला उतना गंभीर नहीं लिया जाता जितना लिया जाना चाहिए था, क्योंकि विभाग के कई लोगों को पहले से पता था कि वो गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल था। इसीलिए उसके लिए किसी के मन में खास सहानुभूति नहीं थी। उधर जून अपने घर में आईने के सामने बैठी होती है। वो धीरे धीरे लिपस्टिक लगाने लगती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर की सारी खुशियां खत्म हो चुकी हों, क्योंकि अब उसके हाथों दूसरी बार किसी की जान गई थी और इस बोझ ने उसे अंदर से पूरी तरह बदल दिया था। उधर दूसरी तरफ रिम अपनी जिंदगी का एक और मुश्किल फैसला लेती है। वो अपने बॉस की केबिन में जाती है। काफी सोच विचार के बाद उसने तय कर लिया था कि वो परमानेंट नौकरी पाने के लिए उसकी शर्त मान लेगी। उसे लग रहा था कि शायद यही उसकी जिंदगी को स्थिर करने का आखिरी मौका है। वहीं दूसरी ओर किम भी अपनी निजी जिंदगी की परेशानियों से जूझ रही थी। वो अपनी छोटी बहन की मानसिक स्थिति को लेकर बेहद चिंतित थी। रात में वो जून को फोन करती है। बातों बातों में पहली बार उस रहस्य से पर्दा उठता है जो काफी समय से कहानी में बना हुआ था। किम बताती है कि अस्पताल में भर्ती लड़की उसकी छोटी बहन है। साथ ही वो ये भी बताती है कि उसकी बहन कई सालों से बोल नहीं पाई है। उसे उसकी आवाज सुने हुए 10 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है। ये बात सुनकर जून भावुक हो जाती है, क्योंकि वो खुद भी बोलने की परेशानी से गुजर रही थी। अगले दिन वो खुद किम से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहाँ किम उसे कुछ पुराने अपराधियों की तस्वीरें दिखाती है। असल में वो उन लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रही थी जो जून के साथ हुई घटना में शामिल थे। तस्वीरें देखते देखते अचानक जून की नजर 2 चेहरों पर जाकर रुक जाती है। उन्हें देखते ही उसका चेहरा बदल जाता है, क्योंकि वो उन दोनों को पहचान चुकी थी। यही वो लोग थे जो उस रात वहाँ मौजूद थे। किम बताती है कि पुलिस को पहले से उन पर एक गैंग से जुड़े होने का शक था, लेकिन सबूतों की कमी की वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा था। अब पहली बार जून के हाथ ऐसा सुराग लगा था जो उसे सीधे उन लोगों तक पहुंचा सकता था। यहाँ जून ने किम को एक बेहद महत्वपूर्ण बात नहीं बताई। उसने ये नहीं बताया कि तस्वीरों में दिख रहे वही दोनों आदमी उस रात की घटना में शामिल थे। वो चाहती तो उसी समय पुलिस को सब कुछ बता सकती थी, लेकिन अब उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। जून ने फैसला कर लिया था कि वो अपना हिसाब खुद चुकाएगी और अपने तरीके से चुकाएगी। यही वजह थी कि पुलिस की मदद लेने के बजाय वो चुपचाप उन दोनों का पीछा करने लगी। कई दिनों तक उन पर नजर रखने के बाद उसे उनमें से एक आदमी का ठिकाना भी पता चल जाता है। अब वो धीरे धीरे उनके करीब पहुंच रही थी। उधर किम लगातार उसे फोन कर रही थी, लेकिन जून उसके किसी कॉल का जवाब नहीं देती। वो अपने ही अंधेरे में डूबती जा रही थी। हम देखते हैं कि वो अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही है। उन दोनों अपराधियों को दोबारा देखने के बाद उस रात की सारी यादें फिर से उसके सामने लौट आई थीं। इसी दौरान कहानी एक और दर्दनाक सच सामने लाती है। हमें पता चलता है कि जिस सड़क हादसे में जून घायल हुई थी, उसी हादसे में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। यानी इस दुनिया में अब उसका कोई अपना नहीं बचा था, न परिवार, न सहारा, न कोई ऐसा इंसान जिसके कंधे पर सिर रखकर वो रो सके। अगले दिन फैक्ट्री में एक और घटना होती है। जून की मुलाकात उस टीम लीडर महिला से होती है जो हमेशा कर्मचारियों के साथ बुरा व्यवहार करती थी। इस बार जून अपना गुस्सा रोक नहीं पाती और सबके सामने उसे थप्पड़ मार देती है। ये देखकर वहाँ मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं। इसके तुरंत बाद जून अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देती है। उसका ये फैसला सुनकर उसका बॉस भी सन्न रह जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जून ऐसा कदम उठाएगी। इसी दौरान जून की नजर नोटिस बोर्ड पर पड़ती है। वहाँ परमानेंट पोजीशन के लिए चुने गए लोगों के नाम लिखे थे और उनमें रिम का नाम भी शामिल था। लेकिन इस खबर से पहले कि कोई खुश हो पाता, हालात अचानक फिर से बदल जाते हैं। जब जून फैक्ट्री से बाहर निकलती है तो उसकी नजर सीढ़ियों पर खड़े छिंगब्बे पर पड़ती है। वो बेहद गुस्से में दिखाई दे रहा था और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसके हाथों पर खून लगा हुआ
हुआ था। ये देखकर जून का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे तुरंत किसी अनहोनी का अंदेशा हो जाता है। वो बिना देर किए भागकर रिम के अपार्टमेंट की तरफ जाती है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिम बुरी तरह घायल हालत में पड़ी थी। चेंगब्बे ने उसे बेरहमी से पीटा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे देखकर ही डर लग रहा था। ये दृश्य देखते ही जून टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो घबराकर रिम को उठाती है और तुरंत अस्पताल लेकर जाती है। उस रात जून पूरे समय अस्पताल में उसके पास ही बैठी रहती है। उसे उम्मीद थी कि उसकी दोस्त किसी तरह बच जाए, लेकिन दूसरी तरफ उसके अंदर चेंगब्बे के लिए गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। उसी रात हम उसे अस्पताल की पार्किंग में देखते हैं। उसकी नजर चेंगब्बे की गाड़ी पर पड़ती है और गुस्से में वो उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ देती है। कुछ ही देर बाद चेंगब्बे वहां पहुंच जाता है। अपनी गाड़ी की हालत देखकर वो आग बबूला हो उठता है। फिर वो सीधे जून की तरफ बढ़ता है। उसके इरादे साफ तौर पर हिंसक थे, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। अगले ही पल जून उसके सामने खड़ी हो जाती है और फिर जो होता है वो सब कुछ बदल देता है। कुछ ही सेकंड में चेंगबे की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। उधर अगली सुबह पुलिस की टीम घटना वाली जगह पर पहुंचती है। जांच के दौरान उन्हें एक अजीब बात महसूस होती है। चेंगबे की मौत और पार्क की मौत में कई समानताएं दिखाई देती हैं, जिससे उन्हें शक होने लगता है कि शायद दोनों घटनाओं के पीछे एक ही व्यक्ति हो सकता है। इसी सिलसिले में ऑफिसर किम अस्पताल पहुंचती है। वो रिम से पूछताछ करना चाहती थी। बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि रिम उसी फैक्ट्री में काम करती है जहां जून भी नौकरी करती थी, और यहीं से किम के सामने कई बिखरे हुए धागे धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। अस्पताल में हुई बातचीत के दौरान किम को एक और महत्वपूर्ण बात पता चलती है। उसे मालूम चलता है कि रिम और जून बहुत करीबी दोस्त हैं। ये जानकारी मिलते ही जांच का पूरा नजरिया बदलने लगता है। उधर किम के साथ काम करने वाला दूसरा ऑफिसर पहले से ही जून पर शक कर रहा था। उसका मानना था कि हाल की सभी घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं जून का हाथ हो सकता है, लेकिन किम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो बार बार कहती है, सिर्फ शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उसके लिए जून अब भी एक पीड़ित लड़की थी, न कि अपराधी। उधर दूसरी तरफ जून अपने मिशन में और आगे बढ़ चुकी थी। शाम होते होते वो उस दूसरे आदमी के घर पहुंच जाती है जो उस रात की घटना में शामिल था, लेकिन घर के बाहर खड़े होकर उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज चल रही थीं। वो कई मिनट तक दरवाजे को देखती रहती है, मगर डोरबेल दबाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। आखिरकार खुद को संभालकर वो घंटी बजा देती है। कुछ ही पलों बाद दरवाजा खुलता है। सामने वही आदमी खड़ा था। उसे देखते ही जून का दिल तेजी से धड़कने लगता है। एक पल के लिए वो पीछे मुड़कर वहां से जाने लगती है। शायद उसके अंदर अब भी डर बाकी था। उधर वो आदमी उसे पहचान नहीं पाता। वो कुछ बड़बड़ाते हुए वापस अंदर चला जाता है, लेकिन इस बार जून रुकती नहीं। अगले ही पल वो उसके पीछे पीछे घर के अंदर दाखिल हो जाती है। वह आदमी आराम से टीवी देखने में व्यस्त था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि खतरा उसके ठीक पीछे खड़ा है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर जून पर पड़ती है वो गुस्से में खड़ा हो जाता है। हालांकि उसे प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिलता। कुछ ही क्षणों में सब कुछ खत्म हो जाता है और जून एक बार फिर अपने बदले की सूची से एक नाम मिटा देती है। अब उसके चेहरे पर डर पहले जैसा नहीं था, बल्कि कुछ और दिखाई देने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे बदला लेना धीरे धीरे उसकी आदत बनता जा रहा हो। उधर अगले दिन पुलिस फिर से घटनास्थल पर पहुंचती है। जांच जारी थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत उनके हाथ नहीं लगा था। इसी दौरान किम उस दूसरे ऑफिसर से कहती है, देखा, तुम बेवजह जून पर शक कर रहे थे। इस आदमी का तो जून से कोई सीधा संबंध भी नहीं मिलता। किम अब भी जून का बचाव कर रही थी, लेकिन तभी जांच में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। असल में किम ने कुछ दिन पहले जून द्वारा दिए गए बालों के नमूने लैब में जांच के लिए भेजे थे। अब उनकी रिपोर्ट सामने आ चुकी थी और रिपोर्ट देखकर किम के चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि जिस आदमी की हाल ही में हत्या हुई थी उसका डीएनए उन्हीं बालों से पूरी तरह मैच कर गया। यानी ये वही व्यक्ति था जिसका सबूत जून उस दिन पुलिस स्टेशन लेकर आई थी। अब सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ने लगी थीं। जून ने अपराधी की पहचान की, फिर वही अपराधी मृत पाया गया। ये महज संयोग नहीं हो सकता था। पहली बार किम के मन में भी गंभीर शक पैदा होता है और अब उसे एहसास होने लगता है कि शायद इन सभी घटनाओं के पीछे सचमुच जून ही है। यहीं से कहानी एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। डीएनए रिपोर्ट देखने के बाद किम के मन में अब कोई शक नहीं बचा था। उसे यकीन हो चुका था कि इन हत्याओं के पीछे जून का ही हाथ है, लेकिन इसके बावजूद वो उसे एक अपराधी की तरह नहीं बल्कि एक टूटी हुई इंसान की तरह देख रही थी। इसीलिए उसने जून को एक मैसेज भेजा। उसने लिखा कि वो उससे मिलने उसके घर आ रही है, लेकिन जब किम वहां पहुंची तो घर अंदर से बंद था। काफी देर इंतजार करने के बाद उसने फैसला किया कि उसे अंदर जाना ही होगा। आखिरकार वो किसी तरह दरवाजा खोलकर घर के अंदर पहुंच जाती है। अंदर का माहौल बिल्कुल खामोश था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां काफी समय से कोई नहीं रहा हो। तलाशी लेते हुए उसकी नजर एक डायरी पर पड़ती है। ये डायरी जून की थी। किम जैसे जैसे उसके पन्ने पढ़ती जाती है उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं, क्योंकि उस डायरी में जून
जून ने अपनी जिंदगी की सारी दर्दनाक घटनाएं लिख रखी थीं। साथ ही उन हत्याओं का भी जिक्र था जो उसने पिछले दिनों की थीं। अब सारी बिखरी हुई कड़ियां एक दूसरे से जुड़ चुकी थीं। किम को आखिरकार पूरी सच्चाई पता चल जाती है, लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आती है। किम कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके सिर पर जोरदार वार होता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। सामने जून खड़ी थी। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखती रहती हैं। फिर किम धीरे धीरे अपनी कहानी बताना शुरू करती है। वो कहती है कि जब उसकी छोटी बहन स्कूल में थी तब उसके साथ भी एक भयानक घटना हुई थी। उसे एक हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो मानसिक रूप से इतनी टूट गई कि आज तक सामान्य नहीं हो पाई। किम की आंखें भर आती हैं जब वो कहती है 10 साल हो गए, मैंने अपनी बहन की आवाज नहीं सुनी। इसके बाद वो एक और कड़वी सच्चाई बताती है। जिस आदमी ने उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद की थी वो कुछ समय की सजा काटकर जेल से बाहर आ चुका था और किम पुलिस ऑफिसर होते हुए भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाई। ये बात कहते हुए उसकी बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। किम की कहानी सुनकर जून भी भावुक हो जाती है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद जून रुक जाएगी, लेकिन फिर वो धीरे से कहती है अब बहुत देर हो चुकी है, मैं रुक नहीं सकती। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उधर उसी रात जून अपने अगले कदम की तैयारी कर चुकी थी। वो अपने फैक्ट्री वाले बॉस को एक होटल में मिलने के लिए बुलाती है। जब जून होटल पहुंचती है तो अचानक उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ती है। वो वही तीसरा आदमी था जो उस रात की घटना में शामिल था। उसे देखकर जून का गुस्सा फिर से जाग उठता है, लेकिन पहले वो अपने बॉस के कमरे में जाती है। अंदर पहुंचकर वो देखती है कि उसका बॉस नशे की हालत में बैठा हुआ है। उसकी हालत देखकर जून कुछ पल के लिए रुक जाती है, क्योंकि वो वहाँ उसे नुकसान पहुँचाने नहीं सिर्फ डराने के इरादे से आई थी। इसलिए वो वापस जाने लगती है, लेकिन जाते जाते बॉस एक ऐसी बात कह देता है जो सब कुछ बदल देती है। वो बताता है कि उसने पहले भी कई महिलाओं का फायदा उठाने की कोशिश की थी। ये सुनते ही जून का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। अब उसके लिए पीछे हटना नामुमकिन था। इसके बाद उसकी नजर उस तीसरे आदमी पर पड़ती है जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रही थी। जून उसके पीछे जाती है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन इस बार सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक नहीं होता। वो आदमी घायल तो हो जाता है मगर बच निकलता है। इसी बीच वहाँ ऑफिसर किम भी पहुँच जाती है। वो जून को रोकने की कोशिश करती है और उससे कहती है अब सब खत्म करो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। कुछ क्षणों के लिए जून खामोश खड़ी रहती है। ऐसा लगता है जैसे वो सचमुच सरेंडर करने के बारे में सोच रही हो, लेकिन तभी हालात अचानक पलट जाते हैं। वो घायल आदमी पीछे से हमला कर देता है। अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंजती है और जून जमीन पर गिर पड़ती है। उधर दूसरी तरफ कहानी एक बार फिर रिम की तरफ लौटती है। कुछ दिनों अस्पताल में रहने के बाद रिम आखिरकार अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस कहानी का सबसे भावुक और दर्दनाक हिस्सा अभी बाकी है। जब रिम अस्पताल से वापस अपने अपार्टमेंट पहुंचती है तो अंदर का नजारा देखकर कुछ पल के लिए रुक जाती है। कमरा पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। हर चीज करीने से रखी हुई थी। सफाई ऐसी थी मानो किसी ने पूरी जगह को नए सिरे से संवार दिया हो। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब किसने किया। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे एक लेटर पर पड़ती है। वो धीरे धीरे उसे उठाकर पढ़ना शुरू करती है। ये खत जून ने उसके लिए छोड़ा था। उसमें लिखा था कि वो चाहती है रिम अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करे, उन सारी तकलीफों और दर्द से दूर जो इतने सालों से उसका पीछा कर रहे थे। जून ने उसके उस सपने का भी जिक्र किया था जिसमें वो अपना खुद का सैलून खोलना चाहती थी। उसने अपनी तरफ से सारी तैयारियां कर दी थी ताकि रिम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। ये सब पढ़ते पढ़ते रिम की आंखें भर आती हैं। उसे एहसास होता है कि अपनी सारी परेशानियों के बीच भी जून आखिरी समय तक उसके बारे में सोच रही थी। कुछ देर बाद रिम अस्पताल जाती है। वो जून को देखना चाहती थी, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि जून कई दिनों से बेहोश पड़ी है। उसकी हालत में अब तक कोई सुधार नहीं आया था। उधर उसी अस्पताल में एक और कहानी चल रही थी। एक दिन किम दो नर्सों को आपस में बात करते हुए सुनती है। वे किसी नई मरीज के बारे में चर्चा कर रही थी। बातचीत के दौरान उन्हें पता चलता है कि उस लड़की का ब्लड ग्रुप किम की छोटी बहन से मैच करता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जून थी। यहीं पहली बार हमें पूरी सच्चाई पता चलती है। असल में किम की छोटी बहन की हालत बेहद गंभीर थी। उसका एक महत्वपूर्ण अंग खराब हो चुका था। डॉक्टर काफी समय से किसी उपयुक्त डोनर की तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें अब तक कोई नहीं मिला था। अब अचानक उनके सामने एक ऐसा मौका आ गया था जो किम की बहन की जिंदगी बचा सकता था। यहीं से किम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां उसे अपनी ड्यूटी और अपने परिवार के बीच चुनाव करना पड़ता है। एक तरफ वो जून थी जिसकी मदद करने की उसने हर संभव कोशिश की थी, और दूसरी तरफ उसकी अपनी बहन जिसे बचाने के लिए वो सालों से संघर्ष कर रही थी। आखिरकार किम एक ऐसा फैसला लेती है जो पूरी कहानी को सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचा देता है। वो अपनी बहन को बचाने के लिए जून की जिंदगी खत्म कर देती है। ये पल सिर्फ एक मौत का नहीं था, बल्कि कई टूटे हुए लोगों की अधूरी कहानियों का अंत था। यही वजह है कि ये दृश्य दर्शकों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि कुछ समय पहले तक किम वही
वही इंसान थी जो जून की सबसे ज्यादा चिंता कर रही थी। लेकिन जब बात उसकी बहन की जिंदगी पर आई तो उसने वही किया जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। इसके बाद हम किम को पुलिस कस्टडी में देखते हैं। वो एक कमरे में बैठी है और अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। और यही हमें एहसास होता है कि हम फिर उसी दृश्य पर लौट आए हैं जिससे इस कहानी की शुरुआत हुई थी। अब सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे, सारे रहस्य सामने आ चुके थे और इसी कड़वे, दर्दनाक और सोचने पर मजबूर कर देने वाले अंत के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये इमोशनल, डार्क और थ्रिलिंग कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में।